हेलो एवरीवन, ये सी सेट का 2016 का क्वेश्चन पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों का बिल्कुल सोल्यूशन भी मिलेगा। आपका संप्रेषण, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हर चीज़ों का। आपको बस क्या करना है, मैथ्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजिली, बिल्कुल स्टेप वाइज डिटेल में हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा वो सारी चीज़ें। और अगर एक एक चीज़ मैं बताऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन तो इसमें बिल्कुल अच्छे से दिया ही गया है। और एक चीज़ और, या तो उसको पॉज करके आप खुद से सॉल्व करेगा और आंसर से मैच करेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं करना। ये अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। क्या? प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण। प्रतिबंधित सोच यानी रेस्ट्रिक्टेड थिंकिंग का एक प्रमुख उदाहरण प्रक्रियात्मक स्थिरता है। प्रक्रियात्मक स्थिरता किसी समस्या के समाधान के लिए परिचित वस्तुओं के नए प्रयोगों को समझ पाने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए जो है ये बी के बगल में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। और सी जो है ये डी के बगल में भी नहीं बैठा है। तो डी जो है ये किसके बगल में बैठा है, किस डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, ये बतानी है आपको। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें ये स्पष्ट है कि ए बी या फिर बी ए, लेकिन सी ए बी या बी ए सी ये संभव नहीं है। और सेकेंड सेंटेंस में ये है कि सी डी या फिर डी सी संभव नहीं है। तो चारों बच्चों की पंक्ति में बैठने की संख्या आपका हो जाएगा डी ए बी सी या फिर सी बी ए डी। तो यानी आपका डी के बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप क्या करेंगे? आप चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। बस में चढ़ते समय यदि कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाता है तो आपको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं आपकी वजह से तो कोई असुविधा नहीं हुई। अतः प्रथम दृष्टया ये होना चाहिए कि चिल्लाने का कारण जानकर उसे शांत करें, और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे। अगला है, आप अपनी माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं, जिसका चालक जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? आप जो है तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। इस कंडीशन में घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में ले जाना ही उचित होगा, जिससे कि बच्चे की जान की रक्षा की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो है ये एक ऐसा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। अगला है, समस्या समाधान का एक ऐसा नियमत्व प्रक्रिया है जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो ये सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा। वो क्या कहलाता है? वो कलन विधि कहलाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि प्रक्रिया यानी ट्रायल एंड एरर मेथड किसी समस्या के सही समाधान की गारंटी प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत कलन विधि जो है यानी एल्गोरिदम एक ऐसी समस्या समाधान युक्ति है जिसके एक विशिष्ट नियम या प्रक्रिया क्रमशः अनुसरण किया जाए तो हमेशा सही समाधान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, कलन विधि। अगला, आपका अधीनस्थ जो है ये छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वो उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि उसे मिले और छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उस दशा में ये उचित होगा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी से मिलकर छुट्टी के कारण के विषय के बारे में बात की जाए, और यदि ये कारण महत्वपूर्ण न हो तो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास किया जाए। अगला है, निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पहला, ये कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, या दूसरा, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, या तीसरा, ये नीति निर्माण का पर्यायवाची है। तो इसमें से निर्णय के बारे में आपका सिर्फ 2 ही सही होगा, यानी 1 और 2, ऑप्शन बी। निर्णय कार्यवाही को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। निर्णय को प्रायः अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ के चयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्णय जो है ये चयनात्मक क्रिया है, लेकिन ऑप्शन जो थर्ड दिया गया है कि ये नीति निर्माण का पर्यायवाची है, ये गलत है, क्योंकि ये नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है। अगला है मैथ्स का क्वेश्चन। यदि क्रिकेट मैच में गोपाल जो है
ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। गोपाल जो है सीट नंबर 253 पर बैठा है और रीना जो है गोपाल की दाईं तरफ 254 सीट पे बैठी है। किसके दाईं तरफ? गोपाल के दाईं तरफ। तो यहाँ पे आपका गोपाल और रीना का जो है सीट जो है मेंशन कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि गोपाल के बाएं रमन बैठा है और इशिता रमन के बाएं बैठी है। तो इशिता किस स्थान पे बैठी है ये आपको बताना है। तो गोपाल और रीना के बारे में तो आपको मालूम चल गया है, गोपाल 253 पे और ये 254 पे। तो ये आपका रमन 252 पे हो जाएगा और इशिता जो है 251 सीट पे बैठी है। क्योंकि दाईं ओर जो है सीटों का क्रम जो है वो बढ़ रहा है और बाईं ओर सीटों का क्रम घट रहा है। तो इशिता जो है 251 सीट नंबर पे बैठेगी। ऑप्शन सी। अगला है अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकता है। अर्चना अनन्या से बांग्ला में भी बात करती है और कृष्णा बांग्ला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। तो कौन अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल और समझ सकता है? तो यहाँ पे आपको देखा कि अनन्या जो है वो इंग्लिश भी बोल रही है, बांग्ला भी बोल रही है और हिंदी भी बोल और समझ सकती है। तो यहाँ पे अनन्या जो है ये तीनों भाषा बोल भी सकती है और समझ भी सकती है। ठीक है, अनन्या जो है तीनों भाषाओं को समझ रही है। कृष्णा सिर्फ अंग्रेजी को, बुलबुल सिर्फ हिंदी को, अर्चना हिंदी और बांग्ला को। तो दी गई जानकारी के अनुसार अनन्या जो है वो इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला तीनों ही बोल और समझ सकती है। अगला है यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो ये जानने के लिए आपको 25 मई से 25 दिसंबर तक के दिनों की संख्या के बारे में जानना होगा। तो 25 मई से 25 दिसंबर तक की दिनों की संख्या 214 दिन होगा। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 30 सप्ताह और 4 दिन जो है वो बृहस्पतिवार का दिन पड़ेगा। 25 दिसंबर को रविवार के बाद चौथा दिन अर्थात बृहस्पतिवार होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 to 16। ये आपको पैसेज दिया गया है, बिल्कुल केयरफुली इसको रीड करना है। उसके बाद 12 to 16 जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको आंसर करनी है। तो आइए इसको आप भी पढ़िए। Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discourage, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Some books may also be read by deputy and extract made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner short to be books. Else distilled books are like common distilled waters, fleshy things. Reading maketh a full man, conference a reading man, and writing an exact man. And therefore if a man writes little, he had need have a good memory. If he confers little, he had need have a present wit. And if he reads little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Histories make man wise, poets witty, the mathematics subtitle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. ठीक है, तो ये आपका पैसेज जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि इफ़ अ मैन रीड्स वेरी लिटिल व्हाट मस्ट ही प्रिटेंड। तो ये जो हो जाएगा ही मस्ट प्रिटेंड टू नो अ लॉट। जो दिया गया पैसेज है इसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत कम पढ़ता है तो उसे ये ढोंग करना पड़ेगा कि उसे बहुत अधिक ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही मस्ट प्रिटेंड टू नो अ लॉट। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्फ्रेंस, अ मीटिंग वेयर कन्वर्सेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए, दिया गया पैसेज में जो कॉन्फ्रेंस है इसका तात्पर्य ऐसी बैठक या सम्मेलन से है जिससे सदस्यों या प्रतिभागियों के मध्य वार्तालाप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला व्हाट डज सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड मीन, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। ठीक है, गद्यांश में उल्लिखित है कि कुछ पुस्तकों का आस्वादन करना चाहिए। इससे तात्पर्य ये है कि कुछ पुस्तकों को पूर्णतः न पढ़कर केवल उनके कुछ भागों को ही अध्ययन करना चाहिए। अगला है हाउ मस्ट वी अप्रोच द मैनर्स शॉर्ट ऑफ बुक, दे आर
टू बी रीड बाय डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स। जो पैसेज है उसमें ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक पुस्तक का स्वयं अध्ययन करें। कम महत्वपूर्ण पुस्तक को अध्ययन हेतु हम किसी प्रतिनिधि या सहायक की सहायता ले सकते हैं और अन्य लोगों द्वारा तैयार किए गए उसके सारे का सार जो है उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देयर आर टू बी रीड बाय डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। अगला है व्हाट शुड बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, टू रीड एंड कंसिडर। ठीक है, पठन का वास्तविक उद्देश्य होता है विचार और मूल्यांकन करना। अगला है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन डैश टाइम, इन टाइम, टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन इन का प्रयोग होगा। डूइंग समथिंग इन टाइम मीन्स डूइंग इट बिफोर अ डेडलाइन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप बिफोर द लास्ट मोमेंट, तो यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन इन का प्रयोग होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन इन टाइम। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज है ये अ स्नैक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी। ठीक है, स्नैक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी। दिया गया जो मुहावरा है या वाक्यांश है स्नैक इन द ग्रास का अर्थ होगा अ हिडन एनिमी, अर्थात एक छुपा हुआ शत्रु। स्नैक इन द ग्रास अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा मित्र होने का ढोंग करे और साथ ही साथ गुप्त रूप से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहे। अगला है 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। तो आपको ये सेंटेंस को सही से लिखना है, इसका आपका कैपिटल स्मॉल लेटर ये सारी मतलब पंक्चुएट करनी है आपको, बिल्कुल सही ढंग से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कैपिटल लेटर में होगा रामा, क्योंकि ये नाम है। तो ऑप्शन सी आप देखिए यहाँ पे रामा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, इसके बाद कॉमा नहीं, कॉमा होगा। ठीक है, हरी अ वॉच। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो द सेंटेंस गिवन इन ऑप्शन सी इज करेक्टली पंक्चुएटेड। वाक्य में संज्ञा जो हरी है, हरी के बाद एक कॉमा होना चाहिए, कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, जो कि वाक्य में क्रिया यानी वर्ब को लोप, वर्ब के लोप को इंगित करता है। ठीक, हरी के बाद कॉमा होना चाहिए। सारे ऑप्शन में नहीं था, इसमें है और फोर्थ में है, लेकिन इसमें आपका क्या चेंज हो रहा है, फाउंटेन पेन, हरी अ वॉच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इस तरीके का कॉमा होना चाहिए एपोस्ट्रोफी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में आपको पैसिव में इसको चेंज करनी है। ऑल दिस फ्रेंड्स लाफ एट हिम। तो यहाँ पे हिम का आप अगर सब्जेक्ट में जाएगा तो ये ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देख रहा है कि ये पास्ट में है, तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको वॉज में चेंज करेंगे, यानी ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एक्टिव वॉइस में दिए गए वाक्य पैसिव वॉइस यानी ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सा है ये बताना है आपको। बिलीव, बिलीव, रिलीव ये सारे सही हैं। डिसीव की स्पेलिंग गलत है। डिसीव जो है इसका स्पेलिंग होता है DECIEV। ठीक है, DECEIVE होता है, तो यानी ये वाला गलत है। ये वाला जो आप देखिए ये राइट है। इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर धोखाधड़ी, दगा देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर। इसका हो जाएगा निसाइंस। ठीक है, निसाइंस शब्द का अर्थ होता है अज्ञान या फिर अज्ञानता, यानी लैक ऑफ नॉलेज या फिर अवेयरनेस। ठीक है, निसाइंस। अगला चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फॉर चीप। चीप का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। ठीक है, कंजूस का एक्सपेंसिव। चीप का अर्थ होता है मतलब कम कीमत या फिर सस्ता, और इसका विलोम हो जाएगा एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब कीमती, महंगा, ये सारी चीज़ें होती है। अगला ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करनी है। यू आर एज अ बिग अ फूल एज अ डंकी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए फूल जो है, फूल के साथ आप बिगर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी अ डंकी इज नॉट अ बिगर फूल देन यू। ठीक, अगला चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राधा सेड आई एम वेल। तो यहाँ पे इसको आप चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है ये भूतकाल में है। ठीक है, पास्ट टेंस में है। तो डायरेक्ट स्पीच
को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो आपका हो जाएगा राधा सेड दैट, राधा सेड दैट, ये आपका नेम है राधा तो ये लड़की है, ठीक है, फीमेल है, इसके लिए आप शी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये पास्ट में चेंज जाएगा तो हो जाएगा क्या, शी वॉज वेल, ऑप्शन सी। अगला, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें आपको बताना है कि बिफोर जो है इट विल बी 5 years बिफोर वी मेट अगेन। बिफोर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बिफोर यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। सम वर्ड्स फंक्शंस एज बोथ प्रीपोजिशन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन, फॉर एग्जाम्पल बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ दिए गए जो सेंटेंस है इसमें बिफोर शब्द के बाद क्लॉज का प्रयोग हो रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ वर्ब। तो इट विल बी 5 years बिफोर वी मेट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे ढेर सारे क्लॉज दिया गया, वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे बिफोर शब्द जो है का प्रयोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में किया गया है, तो ऑप्शन सी। अगला है गद्यांश। प्रश्न जो 27 से 31 आएगा वो इस गद्यांश पे ही होगा, तो गद्यांश को पढ़िए। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सर्ग भावना नहीं होती है वो राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हितों के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। ये भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करता है कि अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे और अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिति रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एक कदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे, ठीक है। तो अब हम गद्यांश को सॉल्व करेंगे। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है इसमें से, तो आपने पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें अधर्म के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। अधर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भक्ति का, हानि का, लेकिन अधर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगला है पराधीन राष्ट्र को खो बैठता है क्या, अपनी समृद्धि। जो गद्यांश है इसमें जिस देश के निवासियों के हृदय में ये उपसर्ग भावना नहीं होता कि राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है, ठीक है, सुख समृद्धि। अगला है गद्यांश का सही शीर्षक क्या होना चाहिए, राष्ट्राभिमान। आपने पढ़ा होगा पूरा गद्यांश, उसमें राष्ट्राभिमान जो है ये शीर्षक होगा इसका। अगला, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है क्या, देश की भाषा के लिए, ऑप्शन सी। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम का अभिमान सहज ही होता है। अगला, देशभक्ति प्रेरित करती है किसके लिए, अनौचित्य का निवारण करने के लिए। भावना देशभक्ति उसे इस बात के प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे। अगला है, ऐषणा का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा। ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा या याचना करना, ठीक है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विश्लेषण नहीं है इसमें से, तो आपका छोटा बड़ा है, हरा पीला है, 2-3 हो सकता है, लेकिन राम लक्ष्मण जो है ये युग्म विश्लेषण नहीं है। राम लक्ष्मण युग्म विश्लेषण नहीं है, ये युग्म संज्ञा तथा द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा हरा पीला ये गुणवाचक विश्लेषण तथा 2-3 जो है ये गुणवाचक विश्लेषण है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें से, तो हाथ जो है ये तद्भव शब्द है, न कि तत्सम शब्द है। और आपका तत्कर, बोध, ध्यान ये सारे जो है तत्सम शब्द है। अगला है अनिवार्य। अनिवार्य का विपरीतार्थ क्या होगा, यानी अनिवार्य का अपोजिट क्या होना चाहिए, अनिवार्य का अपोजिट होगा ऐच्छिक। अनिवार्य का अपोजिट ऐच्छिक होता है। आवश्यक या अनावश्यक परस्पर विलोम होंगे इसके। अगला है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा, अनुकूल। प्रतिकूल का अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अगला है, अपनी ढपली अपना राग। इसका अर्थ क्या होगा, मतलब संगठन का अभाव। अपनी ढपली अपना राग, इसका अर्थ होगा परस्पर संगठन या मेल का अभाव है। अगला, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें से बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है इसमें से, तो अनुग्रहित भी गलत है क्योंकि छोटा ही होगा, ये भी गलत है। आहार होना चाहिए, आहार नहीं। यहाँ पे रचयिता अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही वर्तनी है, ये रचयिता, ऑप्शन ए।
दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्योतिषी। दैव का अर्थ भाग्य होता है और दैवज्ञ का तात्पर्य भाग्य जानने वाला यानी ज्योतिषी होगा। अगला है चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम क्या होना चाहिए? नश्वर। चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है। अचिंतन का विलोम चिंतन, अचर का विलोम चर होगा, अचेतन का विलोम चेतन होगा। ठीक है। अगला है संधि विच्छेद। अच्छिद्र का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिद्र का मतलब उत्त धन शिष्ट। ठीक है, उत्शिष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद उत्त धन शिष्ट होता है। ये जो है व्यंजन संधि है। अगला है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है। श्याम सोता जो है ये सो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती है। ठीक है, और अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। इस क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया गया है, श्याम सोता है, ये सोने की क्रिया करता है, अर्थात स्वयं श्याम द्वारा पूरी की जा रही है, दूसरों के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे सोना जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। तो आग का इसमें पावक होता है, अनल होता है, कृषाणु होता है। व्योम जो है ये नहीं होता है। आग का होता है पावक, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, वहीन, वायु, सखा, ये सारे जो है आग के पर्यायवाची हैं, जबकि व्योम आकाश या व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? राम नहीं पढ़ता। इसमें आपका प्रेरणा के बारे में कहीं बात नहीं हो रही है। ठीक है। जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के द्वारा कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन ऑप्शन बी राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःरथ नहीं है? ठीक है, ह, य, र, ल तथा व जो है ये अंतःरथ व्यंजन होता है, जबकि ह उष्म व्यंजन है। बड़ा श तथा छोटा स भी उष्म व्यंजन होता है। अगला 46 क्वेश्चन, सप्तर्षि में समास क्या है? ये द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संज्ञावाची विश्लेषण होता है और पूरा पद समूह का बोध कराता है। यथा सप्तर्षि जो है 7 ऋषियों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह है। ठीक है। अगला है मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है क्या? खराब श्रवण। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण होता है। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू होते हैं, वार्तालाप, श्रवण और भावभंगिमा। अगला मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। ठीक है, सरल भाषा प्रयोग की। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? अनौपचारिक अंतः संचार। ठीक है, अनौपचारिक संचार उदर्व और पाश्चर्य संचार की कमियों को पूरा दूर करता है। अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उत्तराधिकारी अपने सहभागियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करके समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक अंतः संचार। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति को किस प्रकार से संभालेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देकर। कार्यालय सदाचार के अनुसार व्यक्ति को कार्यालय में अन्य व्यक्तिगत मुद्दों पर नजरअंदाज करते हुए कार्यालय कार्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन में वर्णित परिस्थिति में भी कर्मी जो है उस सिद्धांत पर का पालन करना चाहिए कर्मी को। अगला है अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? लघु समूह संप्रेषण। लघु समूह संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। लघु समूह संप्रेषण में व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों को कुछ स्पष्ट कार्य निर्देश दे सकता है और किसी संवाद को प्रारंभ करके समूह के सदस्यों के साथ परस्पर वार्तालाप प्रारंभ कर सकता है। तो इस प्रकार हुए परस्पर संवाद और अथवा वार्तालाप के निष्कर्ष समूह के संचालनकर्ता को निर्णय लेने में सहायक होते हैं और निर्णयकर्ता बनकर युक्ति नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। ठीक है, लघु समूह संप्रेषण। अगला है टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। उदाहरण है किसका? यांत्रिक संप्रेषण का। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। इस प्रकार के संप्रेषण में वक्ता द्वारा कही गई बात या संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय संकेतों में बदलकर या फिर रेडियो संकेतकों के रूप में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें पुनः यंत्रों के माध्यम से ध्वनि के रूप में बदल दिया जाता है।
अगला है मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बात को किस तरह से प्रकट करते हैं। अगला है संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, वो क्या कहलाता है? वो जन संप्रेषण कहलाता है। जन संप्रेषण व्यापक रूप से लोगों तक एक स्रोत से सूचना के प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। अगला है कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है क्या? संज्ञानात्मक। ज्ञान अर्जित करने से संबंधित प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। कक्षा में संप्रेषण हेतु प्रायः इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है। अगला एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक कूटभंजक हो जाता है जब वहाँ होता है क्या? तो 2014 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिए गए 4 जो विकल्प है इसमें से ऑप्शन ए यानी जो नॉइज़ है, उसके बाद ऑप्शन बी ऑडियंस, और ऑप्शन सी आलोचनात्मक यानी आपका क्रिटिकलिटी, और विकल्प जो डी है फीडबैक। ये प्रश्न का सही उत्तर विकल्प यहाँ पे डी था, क्योंकि प्रतिपुष्टि प्रक्रिया यानी फीडबैक मैकेनिज्म की उपस्थिति से ही लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा, जिसके तहत एनकोडर डिकोडर की भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया है इसके स्थान पे फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक जो है, फीडबैक के स्थान पर बैरियर दिया हुआ है यहाँ पे, या फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, अवरोध दिया हुआ है। तो शेष विकल्प जो है ये यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के समान ही है, लेकिन यहाँ पे जो चारों विकल्प जो क्वेश्चन में दिया गया इसके उत्तर में से उपयुक्त कोई नहीं है। तो प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक ही प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला है अधोलिखित में से 3 किसी तरह समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, तो सर्वथा भिन्न को बताइए इसमें से। तो इसमें से पक्षी, हवाई जहाज, पतंग जो है ये सारे उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कीड़ा जो है पक्षी, पतंग और हवाई जहाज का आचरण या प्रकृति की उड़ान है, परंतु बहुत से कीड़े जो है इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ते नहीं हैं। तो कीड़े की मूल प्रकृति उड़ान नहीं है, तो इसमें से आपका अगर कीड़ा देखें तो ये सबसे अलग है। एमल अक्षरों में कितने सार्थक शब्द निर्मित हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप मतलब इसको लेकर के आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, मीनिंगफुल वर्ड जिसका मीनिंग हो। तो इसको आप मेल भी कर सकते हैं, इसका लिखे तो मेल भी हो सकता है, मील अनाज भी हो सकता है, लीम भी हो सकता है, लेम भी हो सकता है। तो इससे आपके 4 वर्ड बन सकते हैं, इस स्पेलिंग को यूज़ करके 4 वर्ड बन गए हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है सर्वथा भिन्न को बताइए। भिन्न इसमें से क्या है? ग्राम, टन, क्विंटल जो है ये, लेकिन लीटर यहाँ पे लिक्विड को मेंशन कर रहा है। ग्राम, टन एवं क्विंटल भार मापक है, जबकि लीटर जो है ये तरल पदार्थों का मापक है। तो यहाँ पे लीटर जो है ये सबसे भिन्न है, तो भिन्न को बतानी है, ऑप्शन बी। अगला है सर्वथा भिन्न को बताइए। यहाँ पे भिन्न को आपको बतानी है, तो टमाटर, भिंडी, मिर्च, प्याज जो है सबसे भिन्न है। प्याज जो है जमीन के अंदर पाई जाती है, बाकी जो है ये तना होता है जो सब्जी में पाई जाती है। ठीक है, अगला है कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके या फिर उसकी क्रोध को प्रकट करता है। ठीक है, अधिकारी या कोई भी व्यक्ति निराश या खीज में मतलब गुस्से में पेन को जो है मेज पर पटक कर अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। अगला है किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होगा? योग्यता। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल की उसकी अपनी योग्यता है। अगला, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप क्या करेंगे? आप जो है सही समय पर मुस्कुराते हैं। ठीक है, अपने सहकर्मी के साथ अगर आप वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वार्तालाप के दौरान सही समय पर आप मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है, अपितु आपकी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। तो कन्वर्सेशन के दौरान बेहद गंभीर बने रहना या फिर सदैव मुस्कुराना या वार्ताकार के सभी विचारों को समर्थन देना वार्ता में आपकी अर्ध सहभागिता को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 to 70 है, कथन और निष्कर्ष वाली क्वेश्चन है, तो अपने अनुमान या विचारों के अनुसार इसको बतानी है। कथन है कि कुछ पक्षी जो है
पक्षी हाथी होते हैं और कुछ हाथी जो है वो सफ़ेद होता है, कुछ पक्षी जो है ये हाथी होते हैं और कुछ हाथी जो है ये सफ़ेद होता है। तो अनुमान आप क्या लगा सकते, अनुमान है कि कुछ पक्षी जो हैं ये सफ़ेद होते हैं और कुछ सफ़ेद जो है ये पक्षी होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है केवल अनुमान ए सही है कि केवल बी सही है, कि दोनों ए बी दोनों ही निकलते हैं, या फिर तो ना ए ना बी। तो यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी न तो अनुमान ए ही सही है न तो बी ही सही है। ठीक है, सोल्यूशन आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक पक्षी है, ये कुछ हाथी है और कुछ हाथी जो है सफ़ेद है, तो इससे कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगला है कथन कि कोई बल्ला गेंद नहीं है। ठीक है, कोई भी बल्ला जो है ये गेंद नहीं है और कुछ गेंद जो है ये विकेट भी नहीं है, तीनों ही अलग है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बल्ला विकेट नहीं है और सभी विकेट जो हैं बल्ले हैं। तो इसमें तो कुछ भी अनुमान ना ये सही है ना ये सही है, तो दोनों ही अनुमान जो है वो सही नहीं निकलता है, ऑप्शन डी। अगला कथन है कि सभी मछलियाँ कछुए हैं, सभी मछलियाँ जो हैं वो कछुए हैं और कोई भी कछुआ जो है ये घड़ियाल नहीं है। तो अनुमान क्या लग रहा है कि कोई भी घड़ियाल मछली नहीं है, तो नहीं है, और कोई भी मछली घड़ियाल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि घड़ियाल अलग है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। दोनों ही अनुमान जो है सही है, सभी मछली जो है कछुआ है लेकिन घड़ियाल जो है वो अलग है। अगला है नेक्स्ट, सभी खिलाड़ी जो हैं वो धूम्रपान करते हैं और कुछ धूम्रपान जो है केवल शराब के ही आदी होते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी धूम्रपान जो है करने वाले खिलाड़ी होते हैं और कुछ शराब के आदी जो है वो धूम्रपान करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी ही सही हुआ, क्योंकि केवल शराब वाला ही क्लियर बताया है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं, सभी खिलाड़ी जो है धूम्रपान करते हैं और कुछ धूम्रपानी जो है वो शराब के आदी होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे आपका ये सही निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ शराब के आदी जो है वो धूम्रपान करते हैं। अगला कथन है कि अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और दूसरा कि सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। ठीक है, अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और जो सभी बूढ़ी औरतें होते हैं वो विस्की पीते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है और दूसरा सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यहाँ पे केवल आपका दूसरे का कोई भी संबंध नहीं है इस कथन से, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी ये पहला वाला, सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य जो है वो खराब है। अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। इससे स्पष्ट है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि विस्की में अल्कोहल पाया जाता है। तो कथन के द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा सभी युवा औरतें विस्की नहीं पीती हैं। अगला जो कथन है ये है कि सभी स्नातक जो हैं वो कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। तो अनुमान क्या लग रहा है कि सभी जो स्नातक है वो मेज है, हाँ हो सकता है, और सभी जो मेज है ये स्नातक है। तो केवल पहला ही अनुमान जो है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, सभी स्नातक जो है वो कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां मेज हैं। अगला कथन है कि प्रत्येक मंत्री जो है ये विद्यार्थी होता है और प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अनुभवहीन होता है। तो अनुमान लग रहा है कि प्रत्येक मंत्री जो है वो अनुभवहीन होता है और कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं। तो आपका यहाँ पे दोनों ही सही अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी कलाकार सनकी होते हैं, दूसरा कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं और तीसरा कूठाग्रस्त व्यक्तियों के औषध व्यसनी होने की संभावना रहती है। तो इन तीनों कथनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ औषध जो है व्यसनी सनकी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं कथन निष्कर्ष। अगला है ए डी से नाटा है परंतु सी जो है, ए जो है ये डी से छोटा है और परंतु सी से लंबा है। ए जो है सी से लंबा है यानी सी भी छोटा होगा। डी बी से नाटा है, ठीक है, परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो दोनों दो सबसे लंबे कौन से हैं? दो के बारे में पूछ रहा है। सी सबसे छोटा है, उससे लंबा ई है, ए है, उसके बाद डी है। सबसे लंबा जो है यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, तो दो सबसे लंबे बी और डी होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, बी और डी। अगला है,
अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी, अगला कौन सा संख्या आएगा नंबर, ये बताना है आपको। 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 12 है। तो यहाँ पे आपका जो 3 है, 3 के बाद ये 2 प्लस है 5, उसके बाद यहाँ से 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 8 में से ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है 2, ये माइनस हो रहा है 3, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे। तो जब 3 माइनस करेंगे हम 5 में से तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिल्ली को इसे ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली को इस तरीके से लिखने के लिए क्या किया गया है, डी में से -4h है, ठीक है, और ई से -i है, एल से -4p है, एच से -4 है, एम है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी कर देंगे, यानी जो मद्रास दिया गया है ऑप्शन में, आप देखिए कि ये जो है ये किसका -4 है, तो यहाँ पे जो मद्रास है, मद्रास का -m का -4 ये होगा, a का -4 ये होगा, ठीक है। अरे सॉरी, q का -4 ये होगा, e का -4 a होगा, इसका माइनस ये होगा। यानी कौन सा ऑप्शन वो है जिसका इसका ये माइनस होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला है, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिखते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने में लिखेंगे, 5 मिनट में ही लिखेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। 5 बच्चे का 5 मिनट का 5 पृष्ठ है, तो एक बच्चे का 1 मिनट का 5/5 × 5, ठीक है। इसको आप देखिए और सॉल्व करिएगा, इसको समझ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए। अगला 25 अंग्रेजी के वर्ण नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। तो यदि इन सभी को वर्ण के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका W का स्थान जो है ये नहीं बदलेगा। इस तरीके से इसको लिख दीजिए आप। 25 वर्ड्स हैं, 25 वर्ड्स को अगर सीधा सीधा करके लिख दिया जाए सेंटेंस के क्रम के अनुसार, मतलब जहाँ पे ए आना चाहिए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर उसके बाद लिखिए। उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें से सही क्रम में आपका कौन सा होना चाहिए, किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका W जो है जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, आकृति दी गई है और इस आकृति में आपको दी गई है, ये आकृति में सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, सीधी सीधी रेखा जो है उसकी संख्या कितनी है। तो दी गई आकृति में अगर आप सबका वैल्यू पुट कर दें या फिर कुछ इसको चीज़ों से आप, जैसे A है, ये B है, C, इस तरीके से अगर आप इसको मान लें, ठीक है। उसके बाद इसको हम गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, इस तरीके से ये पूरे 12 है, ऑप्शन सी, ABAE, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से पूरे 12 है, ऑप्शन सी। अगला है, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या, ये है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। और 15 दी गई सारणी में आपका 5 + 70 + 9 31 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप। अगला है, अधोलिखित सारणी में जो ये है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पे बताना है क्या आएगा। ये 2 + 1 है और ये +2 है, ठीक है। इसी तरीके से ये +3 है, इसी तरीके से ये हो जाएगा +4, ठीक है। इसका सोल्यूशन है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 30। अगला है, एक A और B हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, B और C क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, C और E क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, D और E टेनिस खेलते हैं, A और C वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, और A और D हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कौन हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों ही खेलते हैं, ठीक है। तो A जो है ये हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल तीनों खेल रहा है, B 3 खेल रहा है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, C फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक है। तो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं, ऑप्शन ये बी, ठीक। अगला है, यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या की 25% का औसत 280 है, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या x है, उसके बाद x का 50% आपका x × 50/100 हो जाएगा, परसेंटेज का 100, उसको सॉल्व करेंगे, 52 × 100 होता है तो x/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है ये 480 आना चाहिए।
अगला है कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, और चला और फिर 1 किलोमीटर अपने उत्तर की तरफ चल दिया, ठीक, और उसके बाद पुनः फिर 2 किलोमीटर पूर्व की चला, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना चाहिए, ठीक। तो कृष्णा जो है वो ओ बिंदु पर पर है और अंत में वो ई पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से एक चला, फिर उत्तर की ओर बढ़ा, पश्चिम पूर्व की ओर चला, फिर उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर, इस तरीके से चला, तो वो जा कर के 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर पहुंच गया, ठीक है। अगला, यदि 30 + 40 इतना है, 36 + 28 इतना है, 40 + 20 इतना है, तो 50 + 22 कितना होगा। तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। 30 + 40 यानी 30/2 + 40/2, इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया है तो इतना आया है। इसी तरीके से इसका एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया, इसी तरीके से इसका भी /2 करके 2 को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, इतना आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 2511 अगला है अधोलिखित को सार्थक रूप से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना है। तो इसको सार्थक रूप से लिखेंगे तो आपका सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए सोचना, सोचने के बाद आप योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद लिखना, उसके बाद उसको दोहराना और फिर प्रकाशित करना, ठीक है। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम सोचना या विचार उठता है, तब हम योजना बनाते हैं, योजना दिमाग में ही रहे इसके लिए हम विभिन्न चरणों को हम भूल ना सके, अतः योजना बनाते ही इसके सभी चरणों को क्रमबद्ध रूप से हम लिखना आवश्यक है हमें। इसके बाद हम दोहराने की क्रिया द्वारा सभी चरणों की उपयुक्तता की जांच कर लेते हैं, उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अगला जो है, यदि A/3 = B/4 = C/7, तो A + B + C/C का मान बताना है। तो यहाँ A की जगह 3, 4, 7 वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन C की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, 2 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। A तथा B की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही ₹50 प्रति माह बचत करते हैं तो A की मासिक आय क्या होगी। A B की मासिक आय यानी 4:5 है तो 4x और 5x हो जाएगी, ठीक है। दोनों की मासिक आय 7y और 9y हो जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, 4 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 400 रुपीज़ आपका आंसर आनी चाहिए। दो संख्या 5:6 के अनुपात में, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 4:5 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्याएं होंगी। तो 5x और 6x है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 घटा देंगे, तो 5x में से 8 और 6x में से 8 घटा लेंगे तो कितना बन जाना चाहिए, 4:5 बन जाना चाहिए, यानी इक्वल टू 4:5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। अगला है कि 2x - 1/2x = 6, तो 4x² + 1/4x² का मान क्या होना चाहिए। इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका 38 आना चाहिए। अगला व्यंजक है x + y का होल क्यूब प्लस x - y का होल क्यूब का गुणनखंड क्या होगा। तो x + y का होल क्यूब प्लस x - y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y होता है, और x - y का होल क्यूब होता है x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y। उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट करके आंसर आपका ये आना चाहिए 2x और ब्रैकेट में x² + 3y²। अगला है अधोलिखित भिन्न है 3/8, 3/5, 2/3 और 1/3। तो इसको आपको आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े में यानी घटने से बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से आप नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, 3/8 है यानी 8 में से 3 को करेंगे डिवाइड और इसके लिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर आपका ये होगा 3/8, 1/2, 3/5 और 2/3। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा विषम संख्या है, इसमें से आपको बतानी है। विषम संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन ए जो है ये विषम संख्या है, ठीक है। और जिस संख्या का ये जिसमें 6 है लास्ट में, तो ये आपका 2 से कट सकता है, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ये आपके सम संख्या है और आपका ये जो है ये विषम संख्या है।
क्योंकि लास्ट में ये 1 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, ये सारे जो है सम संख्या होती हैं। अगला है 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा, ये बताना है आपको। रेलगाड़ी की अगर चाल देखिए आप, एक्स इक्वल टू आपकी दी हुई है 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और कितना होता है उसका चाल 36 इंटू 5/8 होता है, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। इसको आप पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका कितना आना चाहिए 24.2 सेकेंड। अगला है 3 वृत्त जिनके क्रमशः ए बी सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं, ठीक है, बाहर से स्पर्श करते हैं एक वृत्त में, और ए बी जो है ये 5 दिया हुआ है, ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर और सी ए जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तो ए जो है ये एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बतानी है। तो सब जगह आप वैल्यू मान रख लीजिए R1, R2, R3, इसके बाद इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आंसर आपका 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपका 9 सेंटीमीटर है, बी सी 40 सेंटीमीटर है, ए सी 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये अगर आप इस तरीके से आप बना लेते हैं, ए बी आपका 9 सेंटीमीटर है, ये 40, ये आपका न्यून कोण है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑप्शन समकोण वाला है ये, ठीक, ऑप्शन ए। एक त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अर्थात त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे आपका ये जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगला निम्न प्रेक्षण जो दिए गए हैं 37, 31, 42, 43, इसकी माध्यमिक क्या होगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो है 9 है, इक्वल टू पूरे 9 है, और 9 जो है ये विषम संख्या है। प्रेक्षणों की माध्यिक निकालने के लिए आपको इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, n+1/2 पद होता है, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो जितनी संख्या है और +1/2 करके इसको सॉल्व करेंगे, 39 आपका आंसर आना चाहिए। अगला है 96 क्वेश्चन नंबर, निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं क्या, भय एवं झूठी आशा। भय एवं झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्याएं होती हैं। अगला, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय के सहमति नहीं है, तो आप मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। एक बड़े व्यवसाय के वर्ग के निर्देशन मंडल का सदस्य यदि किसी विशेष मुद्दे पर मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसे मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचारार्थ आवश्यक रखना चाहिए, विचारार्थ जो है वो अवश्य रखना चाहिए। उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करना या फिर निर्णय को अस्वीकार करना, ये सारे नकारात्मक बिहेवियर को दर्शाता है, ठीक है। अगला है, यदि x + 3y = 9, तो x - 5 का होल क्यूब प्लस 3y - 4 का होल क्यूब का मान क्या होगा। आंसर आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 99, यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक है तो समीकरण x² - y² = 11 तो संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो x² + y² का मान क्या होगा, x² - y² आपका 11 दिया गया है, तो x² - y² का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x + b और x + y और दूसरे में x - y, यानी a + b और दूसरे में a - b, और यहाँ पे 11 दिया है, इंटू 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा। वैसे इतना लंबा प्रोसेस आपको दिया गया सिर्फ समझाने के लिए, वैसे आप इसको बहुत शॉर्ट ट्रिकी भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका जो आंसर होगा आपका आएगा ऑप्शन सी 61, ठीक है। 100 क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी। तो घन के प्रत्येक कोर को मान लीजिए a, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू a², तो 125% आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। तो आपने देखा कि 2016 में मैथ्स के क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा थे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पे प्रैक्टिस करिए। तो हमारे 100 क्वेश्चन जो है सी सेट के 2016 के पेपर से कंप्लीट होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।